गुड मॉर्निंग क्लास 11। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 पोस्ट मॉडर्न प्रिंट एंड इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्यकालीन प्रवृत्तियाँ। हमारे इसके 4 वीडियो पहले हो चुके हैं, 4 हमने देख लिए, उसमें कई सारे हमने टॉपिक क्लियर करे थे। आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला है पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1 यानी कि अजंता की जो गुफा है, गुफा नंबर 1, उसमें पद्मपाणि बोधिसत्व का हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। सेकंड है हमारा महाविजय अजंता केव नंबर 26 यानी कि जो अजंता की गुफा नंबर 26 है उसमें महाविजय का हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। तीसरा है एलिफेंटा। एलिफेंटा में हमें किसकी मूर्ति मिली है? महेश मूर्ति मिली है। इन तीनों टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो आप पेज नंबर 55 देखिए अपने। यह चित्र अजंता की गुफा संख्या, फर्स्ट पॉइंट हमारा पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता। यह चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में पूजा गृह के पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। इसमें बोधिसत्व को एक पद्म यानी कि एक जो लोटस का फ्लावर है उसको पकड़े हुए दिखाया है। उनके कंधे बड़े हैं, शरीर में 3 मोड़ है जिनसे चित्र की गति उत्पन्न हुई दिखाई देती है। यानी कि जो पिक्चर उनकी मूर्ति बनाई गई है उसको इस तरह से मुड़ा हुआ बताया है कि जैसे ये कोई गति करते हुए है, यानी कि जैसे उसको बिल्कुल ही सजीवता दर्शाने के लिए कि ये लिविंग थिंग हो उसकी तरह बताया है। प्रतिरूपण सुकोमल है। बाहरी रेखाएं यानी कि जो आउटलाइन है बॉडी की वो शरीर के आयतन में विलीन प्रतीत होती है जिससे त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न होता है। बोधिसत्व एक बड़ा मुकुट पहने हुए हैं जिसमें विस्तृत चित्रकारी दृष्टिगोचर है। सिर थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है, आंखें आधी नीची है, कुछ लंबी बनाई गई है, नाक तीखी और सीधी है। चेहरे के सभी उभरे हुए हिस्सों पर हल्का रंग किया गया है जिसका उद्देश्य त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न करना है। त्रिआयामिता यानी कि उसको बिल्कुल ही ऐसा बताया गया 3D, जिसको हम 3D कहते हैं वही है त्रिआयामिता। 3D पिक्चर जो होती है उसको त्रिआयामिता कहते हैं। जिनको मनकों वाले हार में भी ऐसी ही विशेषता पाई जाती है। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। धड़ का भाग अपेक्षाकृत गोलाकार है, रेखाएं कोमल और लयबद्ध है और शरीर की परिरेखा को दर्शाती है। दाहिने हाथ में एक कमल पुष्प है और बायां हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ है। बोधिसत्व के चारों ओर अन्य कई छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई है। बाहर की ओर निकले हुए रंगीन खंड यानी कि ब्लॉक जो बने हुए हैं वो चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बोधिसत्व का आगे की ओर कुछ निकला हुआ दायां हाथ आकृति को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से गहन बनाता है। धड़ भाग के ऊपर का धागा आयाम दर्शाने वाली शुंडाकार रेखाओं के साथ दिखाया गया है। शरीर के प्रत्येक भाग में चित्रण पर पूरा ध्यान दिया गया है। हल्के लाल, भूरे, धूसर, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नाक का उभार, होठों का कटा हुआ कोना, आगे बढ़ा हुआ निचला होठ और छोटी ठुड्डी सब मिलाकर आकृति की रचना ठोसपन का प्रभाव लाने में योगदान है। गुफा नंबर 1 में चित्र अच्छी किस्म के हैं, यानी कि जो अभी भी उसके जो चित्र मिले वो मूर्तियां मिली है वो अभी भी बिल्कुल ठीक है, अच्छी किस्म की है, उन्हें ठीक से रखा गया है। अजंता के चित्रों में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत विभिन्नताएं देखी जा सकती है, यानी कि उनकी जो स्टाइल है वो अलग अलग है जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफाओं में कई शताब्दियों के दौरान कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण कार्य किया था। यानी कि उनकी अजंता की गुफाओं में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उनकी जो मूर्तियों की जो बनाने की स्टाइल है उनको देख के लगता है कि ये अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग कलाकारों ने, अलग अलग आर्टिस्टों ने वहाँ पे बनाई है। पद्मपाणि की
उपयुक्त आकृति के दूसरी ओर वज्रपाणी बोधिसत्व को चित्रित किया गया है। वज्रपाणी दाहिने हाथ में वज्र लिए हुए है, यानी कि उनका जो शस्त्र होता है वज्र वो ले रखा है उन्होंने अपने हाथ में और सिर पर मुकुट पहने हुए हैं। इस आकृति में भी वो सब चित्रात्मक विशेषता पाई जाती है जो ऊपर पद्मपाणि के बारे में बताई गई है, जैसे महाजनक जातक, उमंग जातक आदि। महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की हुई है और यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है, यानी कि उनकी जो स्टोरी है, जातक कथा है, उसको पहले पूरे वॉल पे बनाया गया है और उसके आधार पर ही वो मूर्ति का निर्माण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि तथा बोधिसत्वों के चित्रों को इस पवित्र स्थल पर अभिरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसे ही पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र सर्वोत्तम चित्र माने जाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है मारविजय अजंता की नंबर 26, उसके बारे में देखेंगे। मारविजय का चित्र, मारविजय का विषय, ये जो सब्जेक्ट है वो अजंता की कई गुफाओं में चित्रित किया गया है। अजंता की जो कई गुफाएं हैं उसमें मारविजय का चित्र पाया गया है। यही एक मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण है जिसे अजंता की गुफा नंबर 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है। यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। इसमें सिद्धार्थ के उन मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया है जिससे होकर बुद्ध को बुद्ध प्राप्ति, यानी उनका ज्ञान का जो उदय हुआ था उसके समय से गुजरना पड़ा था। मार, काम यानी इच्छा का द्योतक। आख्यान के अनुसार बुद्ध और मार के बीच संवाद होता है और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से धरती की और अपनी उदारता के प्रति एक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाई देता है, यानी कि उन्होंने ऐसे अपना हाथ जो कर रखा है वो धरती की तरफ कर रखा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये साक्षी है हमारे। यह उभरा हुआ प्रतिमा फलक, यानी कि जो दीवार पे बनाया गया है और दीवार से ऐसे उभरा हुआ है उसको बोलते हैं ये उभरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यंत जीवंत है, यानी कि बिल्कुल लिविंग स्टाइल में बनाया गया है और अजंता की अति परिपक्व मूर्ति कला का उदाहरण है। यह रचना अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। आकृति के दाहिने और मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। उसकी सेना में तरह तरह के आदमी ही नहीं बल्कि विकृत यानी टेढ़े मेढ़े या बाकी टेढ़े जो चेहरे होते हैं उनके बारे में, अनेक विकृत चेहरों वाले जानवर भी हैं। निचले आधार में संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई है। एक नाचती हुई आकृति ने अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा रखा है। बाईं ओर सिरे पर मार की प्रतिमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को कैसे विचलित किया जाए। फलक के आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया है। यानी कि जैसे ये वॉल है उस पे आधे हिस्से में तो सेना को युद्ध के लिए आते हुए दिखाया गया है और जो उसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें दिखाया गया है कि जब बुद्ध को उन्होंने आराधना करते हुए देखा तो वापस उसको निकल चले जाते हैं, वो वापस लौट जाते हैं। बीच में बुद्ध पद्मासन लगाकर विराजमान है और उनके पीछे एक घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया है, यानी उनके पीछे एक पेड़ बताया गया है जिसके बहुत सारी पत्तियां बताई गई हैं। मार के सैनिकों के चेहरों की कुछ विशेषताएं विदर्भ शैली की प्रतिमाओं की विशेषताओं से मिलती जुलती है। अजंता की गुफाओं में कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया था, इसलिए वहाँ की शैलीगत विशेषताओं के अवलोकन
उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक प्रतिमा अमुक शैली के शिल्पियों द्वारा बनाई गई है। हालांकि अजंता की गुफाओं में और भी कई बड़ी प्रतिमाएं हैं जो खास तौर पर पूजा कक्ष की और अग्रभाग यानी कि जो आगे की दीवारों पर है, परंतु प्रतिमाओं का ऐसा जटिल विन्यास बेजोड़ है। दूसरी ओर चित्रित फलकों में भी अनेक विन्यास में ऐसी ही जटिलताएं देखने को मिलती है। एक फलक में नाचती हुई आकृतियों का ऐसा ही विन्यास औरंगाबाद की गुफाओं में देखा जाता है। यानी कि जैसा यहाँ पे नाचती हुई नृत्यांगनाओं का चित्र मूर्तियां बनी हुई है, वैसे ही औरंगाबाद की जो गुफाएं मिली है उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला है। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो देखिए, एलिफेंटा की महेश मूर्ति। एलिफेंटा की जो महेश मूर्ति है वो 6th सेंचुरी के प्रारंभिक काल में बनाई गई थी। जो 6th सेंचुरी थी उसकी स्टार्टिंग में बनाई गई थी। यह गुफा के मुख्य देवालय यानी कि जो मुख्य मंदिर है जहाँ पूजा की जाती है वहाँ पर स्थापित है। पश्चिमी दक्कन की मूर्ति कला की परंपरा शैलकृत गुफाओं में मूर्ति निर्माण की गुणात्मक उपलब्धि का एक उत्तम उदाहरण है। शैलकृत गुफाओं यानी जो पत्थरों को काट के गुफाएं बनाई गई है, वहाँ पर ये एक जो मूर्ति प्राप्त हुई वो एक उत्तम उदाहरण है गुणात्मक उपलब्धि का। यह मूर्ति आकार में काफी बड़ी है। इसका बीच का सिर शिव की मुख्य मूर्ति है। जो 3 चेहरे बनाए गए हैं, जो बीच वाला चेहरा है वो शिव का चेहरा बनाया गया है। दोनों ओर के दृश्यमान सिर भैरव और उमा के हैं। दोनों तरफ के जो चित्र है सिर बनाए गए, एक तो भैरव और एक उमा के हैं। बीच का चेहरा जो कि शिव का है अधिक उभरा हुआ है, गोल है, होठ मोटे हैं और पलकें भारी हैं। नीचे के होठ उभरे हुए हैं, जो इस मूर्ति की एक अलग विशेषता है। इसमें शिव का सर्वसमावेशी पक्ष दर्शाया गया है। इसमें इसका प्रतिरूपण कोमल है, सतह समतल व चिकनी है और चेहरा काफी बड़ा है। शिव भैरव के पार्श्व मुख को गुस्से में है, बाहर निकली आंखें और मूंछ के साथ दिखाया गया है। तीसरा चेहरा नारी मुख है, यानी कि एक जो महेश मूर्ति की जो चित्र मिली है, मूर्ति मिली है, उसमें जो फ्रंट का जो फेस बनाया गया है वो बड़ा बनाया गया है और किसका बनाया गया है, शिव का। दूसरा जो चेहरा बनाया गया है भैरव का, जिसमें उसके काफी गुस्से में वो जो मूर्ति बनी हुई है वो ऐसा लग रहा है कि काफी गुस्से में है, मूछे बनाई गई है। और तीसरा जो चेहरा है वो एक नारी का बनाया गया है। इसमें जो भैरव का चित्र है उसकी जो आंखें बनाई गई है ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है। तीसरा चेहरा नारी का है जो शिव के एक साथ 5 मुख होने का उल्लेख है। इस प्रतिमा में वैसे तो शिव के 3 मुख ही दिखाई देते हैं, पर हो सकता है पीछे की ओर 2 मुख और वो अदृश्य हो गए हैं। प्रत्येक सिर का मूर्ति कलात्मक विद्यमानता के अनुसार एक अलग किस्म का मुकुट रखा गया है। यह मूर्ति गुफा की दक्षिणी दीवार पर बनाई गई है। इसके साथ शिव के 2 अन्य रूपों अर्धनारीश्वर और गंगाधर की मूर्तियां सतह की समतल चिकनाई, लंबाई और लयबद्ध गति जैसी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। उनकी रचना बहुत जटिल है। इस गुफा का मूर्ति विन्यास एलोरा की गुफा नंबर 29 में दोहराया गया है। यानी कि वैसे इस मूर्ति में 3 ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पीछे की साइड दो चेहरे और भी हैं, लेकिन वो अब दिखाई नहीं देते हैं। कुछ भित्ति चित्र, भारतीय की भित्ति चित्र परंपरा के कुछ दे रखे हैं चित्र, आप देखिएगा अपनी बुक में। पेज नंबर आपका जो है 60 पर। पहला है अनंत पद्मनाभ मंदिर कसौरगढ़। दूसरा है वराह को मारते हुए शिव कीर्तनार्जुनीय प्रकरण लेपाक्षी मंदिर। तीसरा है चोल नरेश राज एवं राजकवि करुवर देवेर तंजावुर 11वीं शताब्दी। चौथा है त्रिपुरासुर वध करते हुए शिव तंजावुर में पाया गया है। 5वां है रावण वध करते हुए राम रामायण पथ
मंतनचेरी महल, और जो छठा है शास्त्र पद्मनाभपुरम थकल्लल। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।